सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको मालूम है कि मानसून का सेशन चल रहा है और इस मानसून के सेशन में कल के प्रधानमंत्री जी के भाषण में कच्छथीव जो आइलैंड है, ये फिर से इस आइलैंड का जो नाम है फिर से इसे कहीं न कहीं प्रेज़ किया गया। क्यों प्रेज़ किया गया, ये भी समझेंगे, प्लस ये भी समझेंगे कि कच्छथीव आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है और 2 कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो किस तरीके से है। ठीक है? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कल ही के जो मानसून सेशन था उसमें कहीं न कहीं कच्छथीव जो आइलैंड है उसको प्रेज़ किया। कच्छथीव आइलैंड का जो लोकेशन है वो पहले हम देखते हैं, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अभी कच्छथीव का जो आइलैंड है ये क्यों इश्यू बना हुआ है, ये क्या डिस्प्यूट्स हैं, ये पूरा हिस्ट्री समझेंगे पहले से, और क्यों इसे श्रीलंका को गिफ्ट किया गया, ये भी हम बात समझेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि कच्छथीव आइलैंड के लोकेशन के बारे में। कच्छथीव आइलैंड जो है ना, बेसिकली ये अनइन्हाबिटेड आइलैंड है जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो मछुआरे इंडिया से हो या श्रीलंका से हो, ये मछुआरे वहाँ जाते हैं। इवन कि श्रीलंका की बात रही, इंडियन जो आपके मछुआरे हैं वो जाते हैं और वहाँ पर अपने जो नेट हैं, जो मछली पकड़ने के जो जाले होते हैं वो सुखाते हैं, रेस्ट करते हैं, और वहाँ पर जो कैथोलिक जो चर्च है वहाँ पर वो विजिट करते हैं। इसके लिए ये बेसिकली अभी डील हुआ है, ठीक है। ये 1976 से पहले कच्छथीव जो आइलैंड है ये इंडिया के पास में था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कच्छथीव जो आइलैंड है ये श्रीलंका को दे दिया गया। देखिए, कच्छथीव आइलैंड समझने से पहले थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। पाक स्ट्रेट, जो कि कहीं न कहीं आपका जो पाक बे है, ठीक है? और जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, दोनों को कनेक्ट करती है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो लाइन होता है, वाटर का नैरो लाइन, जो कि बेसिकली 2 लैंड को वाटर के ज़रिए वो कनेक्ट करती है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली यहाँ पर लोकेशन और देख सकते हैं कि रामेश्वरम का लोकेशन यहाँ पर है, और यहाँ पर 10 मीटर के रेंज में, या ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ये आपका 10 मीटर के रेंज में बेसिकली यहाँ पर जो फिशिंग वो कर सकते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पर चीज़ें अनाउंस की गई है। थोड़ा कुछ और बेसिक की हम बात करें तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका हो गया पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु यहाँ पर है। और थोड़ा हम हिस्ट्री समझते हैं बेसिकली कि क्या इसका हिस्ट्री रहा है। तो हिस्ट्री समझने के लिए थोड़ा हम पहले जाएँगे। आपको मालूम होना चाहिए कच्छथीव जो आइलैंड है, ये ब्रिटिश एरा के पहले की बात करें या 1947 के पहले की बात करें, जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में बेसिकली ये कवर था, ठीक है, कच्छथीव आइलैंड। और उस टाइम में जो वहाँ के किंग थे, किंग का नाम था आपका किंग ऑफ रामनंद, जो कि प्रेजेंट रामनाथपुरम, जो कि तमिलनाडु में बेसिकली है, ये इनके अंडर में आता था। और जब ये ब्रिटिश रूल के जब अंडर में जब ये बेसिकली था, तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेट था वो बेसिकली वो जॉइंटली किया जाता था इंडिया श्रीलंका के दोनों के साथ में। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी जब आता है तो दोनों, आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका जो है ये क्लेम करता है 1974 से पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 74-76 से पहले की बात, क्योंकि 76 में तो उसको गिफ्ट कर दिया गया। ये भी आएंगे हम क्यों गिफ्ट किया गया। लेकिन जब ये 20 सेंचुरीज़ की हम बात कर रहे हैं, 1974 के पहले की बात कर रहे हैं, होता होता क्या था कि दोनों के जो इंडिया और श्रीलंका, दोनों के जो मछुआरे थे, वो इस आइलैंड में आपको हम बेसिकली आइलैंड की इमेज दिखाते हैं, यस। ये इस आइलैंड में होता क्या है ना कि यूएन का जो मैरीटाइम एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैरीटाइम जो बाउंड्री होता है, सपोज़ कीजिए ये आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है और इस बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल्स माइल्स में, ठीक है, ये आपका टोटल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स कहलाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि इंडिया या जो भी कंट्री हो जिसका ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ये बेसिकली इतना कवर करता है। तो इसके बीच में ये अपना जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि कभी-कभी ये डिस्प्यूट्स का भी किस्सा बन जाता है, कैसे? कभी 2 कंट्री सामने हो और दोनों के बीच में एक ऐसा वाटर एरिया हो, स्पेस हो, जहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स दोनों के बीच में कवर जो हो वो कहीं न कहीं एक दोनों का एक कॉमन एरिया कवर करता हो। अब 200 नॉटिकल माइल्स जो इंडिया का है वो यहाँ तक आता है, ठीक है? तो कच्छथीव आइलैंड। लेकिन जो श्रीलंका है उसका यहाँ पर भी आता है। इंडिया के मतलब जो रामेश्वरम है वहाँ तक ये टच करता है। तो ये डिस्प्यूट्स था और दोनों के डिस्प्यूट्स बहुत पहले चले आ रहे हैं, और ये डिस्प्यूट्स को जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने अपने टाइम में इनको सॉल्व नहीं किया गया। और ये 1947 के बाद में ये इंडिया के ऊपर कहीं न कहीं ये इश्यू आ गया। और ये इश्यू अभी तक भी, आज भी अगर ये पार्लियामेंट में ये इश्यू उठ रहा है तो कहीं न कहीं आज भी ये इश्यू ये बना हुआ है। तमिलनाडु जो स्टेट है ये बेसिकली इसका हिस्सा था, लेकिन ये डिमांड कर रहा है कि ये कच्छथीव जो आइलैंड है ये इनके हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के पार्ट था। लेकिन इनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें गिफ्ट में दे दिया गया
1974-76 में जो एग्रीमेंट हुआ, 74-76 तक में एग्रीमेंट चला दोनों के गवर्नमेंट के बीच में, और ये इसे श्रीलंका गवर्नमेंट को दे दिया गया। जो उस टाइम में श्रीलंका गवर्नमेंट जो थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीलंका के, बेसिकली ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, श्री माओ ये जो बंदर नायके जो है, बंडार नायके, सॉरी। तो इनको, इनके साथ में फ्रेंडशिप अच्छी मानी जाती थी। अभी ये ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक ऑफिशियल रीज़न मालूम चला है, लेकिन आपको मालूम है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इसके एक्सटर्नल अफेयर्स है, बेसिकली जब इससे मालूम किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रीज़न है, ये रीज़न इंडिया में नहीं आता है, ये बेसिकली ये जो रीज़न है ये इंडिया जो गिफ्ट किया गया है। अब ऐसे किसी को गिफ्ट करने का ऐसे प्रोविजंस तो है नहीं। गिफ्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाते हैं 1960 का, जब बीरूबारी केस जब हुआ था, बेसिकली क्या था, इंडिया बांग्लादेश के बीच में, या इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि 1960 के टाइम में पाकिस्तान था, बांग्लादेश आज 71 में बना ना। तो दोनों कंट्री के बीच में जब बॉर्डर का जो डिस्प्यूट्स था, कुछ लैंड बोल सकते हैं कि कुछ, या कुछ एनवेलप जिसको बोलते हैं, छोटे-छोटे पैचेस होते हैं, तो वो लैंड का डिस्प्यूट्स था, और उस डिस्प्यूट्स, बेरूबारू बेसिकली एक एरिया था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट था। उसको सेटल करने के लिए क्या आपको मालूम होना चाहिए कि आपको हमारे संविधान में जो अ, टेरिटरी है, वो एक्वायर करने के प्रोविजंस है ना? प्लस आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की प्रोविजंस है, नाम चेंज कर सकते हैं, प्लस नाम चेंज करने के साथ में जो बाउंड्री वो चेंज कर सकते हैं, स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन अपनी टेरिटरी दूसरे कंट्री को देना, ये प्रोविजंस कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब बेरू-बारू जब केस आया, तो उस टाइम में साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा, क्योंकि नेहरू गवर्नमेंट था उस टाइम में, उनको ये बोला गया कि अगर आप, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप बाउंड्री चेंज करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी में बेसिकली क्या होता है, 50% प्लस 1 मेजॉरिटी, यानी प्रेजेंट इन वोटिंग, नहीं जो टोटल मेंबर है, ठीक है, प्रेजेंट इन वोटिंग उसमें 50% अगर आ गया, तो आपको बेसिकली ये कंप्लीट, मतलब ये पास हो जाता है बिल। तो इसमें ये बोला गया बेरूबारी केस में कि आप 368 का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेरूबारी केस को आगे प्रोसीड करने के लिए 1960 में ही 368 का यूज़ करते हुए, फिर वो जो आपका बेरूबारी जो एरिया आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट, कभी हम इसे और वीडियो में समझेंगे। तो ये बेसिकली उस समय सेटल हुआ था। लेकिन यहाँ पर 1974 में जब कच्छ थी, वो जो आइलैंड है, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब इनको गिफ्ट किया श्रीलंका को, तो यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, कोई भी यहाँ किसी तरीके से फॉर्मल जो बिल जो एक्ट से कुछ चीज़ों का यहाँ मेंशन नहीं किया गया, डायरेक्टली ये दे दिया गया। तो ये कहीं न कहीं एक इलीगल है प्लस अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो इस चीज़ को सेटल करने के लिए ये आज तक भी सेटल, और एक्चुअली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो आज से नहीं, वो 1991 से बेसिकली ये डिमांड किए जा रहा है कि वो कच्छ वाइलैंड ये हमारा है, ये हमारा पार्ट है। हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस आवाज़ को कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं इग्नोर कर रही है। अब ये इश्यू में 2011 में जब तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, एक फीमेल, हमें मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई, ठीक है? फिर उनका भी ना, मतलब जो आवाज़ है, नहीं सुना गया। अभी बेसिकली जब तमिलनाडु गवर्नमेंट, स्टालिन जो अभी सीएम वहाँ के हैं, उनकी जो डिमांड पे बोल सकती है, या उनके एक मतलब चीज़ें जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है, और ये आवाज़ कहीं न कहीं गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं न कहीं, अगर पार्लियामेंट में मानसून सेशन में अगर ये आवाज़ उठा गया, तो कहीं न कहीं ये एक इंडिकेशन है कि कच्छ आइलैंड के बारे में आप चीज़ें आगे डिस्कस हो सकती है। आगे ये न्यूज़ में बना हुआ रहेगा, और आगे अभी बहुत, मतलब क्योंकि अभी मोदी जी का गवर्नमेंट 2 घंटा 13 मिनट के आस-पास में चला, तो हो सकता है कि ये ऐसा एक पॉइंट है, जहाँ पर ये मीडिया में बना रहेगा ये खबर। तो आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये स्टोरी इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या अभी इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कैसे दोनों कंट्री के बीच में सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना? देखिए, दोनों कंट्री के बीच में जब हम बात करें 1974-76 में, दोनों कंट्री के बीच में श्रीलंका और इंडिया के बीच में, दोनों के बीच में जॉइंट एग्रीमेंट होता है। इस जॉइंट एग्रीमेंट के थ्रू से चीज़ें गिफ्ट कर दी जाती है, जो कचथी आइलैंड है, ठीक है? होता क्या है कि दोनों कंट्री के बीच में जब फिशरमैन का इश्यू होता है, होता क्या है कि जब इंडिया के फिशरमैन जब क्रॉस कर जाते हैं, खासकर सिर या सामने पहुँच जाते हैं श्रीलंका के जो बॉर्डर है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, उस टाइम में हम बेसिकली ये देखते हैं कि यहाँ के जो फ़ोर्सेस होते हैं, मैरीटाइम जो फ़ोर्सेस होते हैं श्रीलंका के, वो कैप्चर कर लेते हैं इंडियन फिशरमैन को, और ये भी खबर आती है कि जस्ट टिट फॉर टैट कि इंडियन फिशरमैन जो है, वो श्रीलंका के फिशरमैन को कैप्चर कर लेते हैं। ये फिशरमैन का इश्यू इंडिया श्रीलंका के बीच में बना हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेररिज़्म का इश्यू है। इंडिया चाइना के बीच में आपको मालूम है बॉर्डर का इश्यू है ना? तो उसी तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच में
सबसे एक बड़ा इशू बोल सकते हैं, मेजर इशू में से एक की आइलैंड का इशू है, फिशरमैन का इशू होता है बेसिकली, कि जो फिशिंग करने के थ्रू से। दूसरा अगर हम पॉइंट हम नोटिस करें कि दोनों कंट्री बीच बेसिकली साइन हो गया। अब जो दोनों कंट्री है, अब दोनों कंट्री के बीच में बेसिकली जो फिशरमैन जो है बेसिकली, तो वो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1983 की हम जब बात करें, तो 1983 में थोड़ा-सा जो मामला था, ये क्योंकि ये वही टाइम था जब आपको मालूम होना चाहिए लिट्टे जो ग्रुप था वो एक्टिव होता है और 2009 तक ये चलता है। तो इस टाइम तक में देखिए, जब ये एग्रीमेंट हुआ ना, उस एग्रीमेंट में चीज़ें ये डील हुआ कि आप जो इंडियंस है वो फिशिंग कर सकते हो, वो मछुआरे जो है ना, वो यहाँ पर मतलब आ सकते हैं जो कचथीव आइलैंड है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी इस टाइम में वहाँ पर जो फिशिंग है वो मना है, बिल्कुल मना है। वो हाँ, रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट नेट सुखा सकते हैं, लेकिन फिशिंग करना मना है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो रीज़न ये भी, पॉपुलेशन बढ़ा, फिशिंग जो बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो इनका एक व्यापार है वो भी बढ़ता है। जो फिशिंग है, फिश की भी जो बोल सकते हैं कि नंबर्स वो भी कम होते हैं। ये तो एक अलग रीज़न, लेकिन दोनों कंट्री के बीच में रीज़न की बात करें, कारण क्या है? दोनों कंट्री के बीच में रीज़न ये है कि वो भी फिशिंग करते हैं, हम लोग भी फिशिंग करते हैं। एक फिशिंग एक क्योंकि रिसोर्स है, ये तो ऐसा नहीं कि मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में वो चीज़ें कम होती है। दोनों कंट्री के बीच में जब ये चीज़ें चलती हैं, तो 2009 से तक, 1983 से 2009 तक, ये 9 क्यों, क्या टाइम पीरियड है? ये 9 बेसिकली ये टाइम पीरियड है कि इस टाइम में जो लिट्टे ग्रुप है, इसका अंत होता है 2009-10 के आस-पास में। और ये जो ग्रुप था इस टाइम में, आपको मालूम होना चाहिए कि जाफना जो बेसिकली, आपको थोड़ा एक इमेज दिखाते हैं, जाफना जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है श्रीलंका के। तो जाफना जो आपका ये यहाँ पर जाफना बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि लिट्टे ग्रुप और जो श्रीलंका गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में एक टसल सा चल रहा था, सिविल वॉर का सिचुएशन था। तो उस टाइम में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कचथीव का जो एक इशू था, वो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था। और इसी टाइम में इसी फ़ायदा उठाते हुए इंडियन जो फिशरमैन थे, वो कहीं न कहीं इस बीच में फ़ायदा उठाए। लेकिन 2010 के बाद में जो पूरा एक मामला था, वो पूरा उल्टा-सा हो गया। कैसे? कि जब 2009 तक में फिशिंग कर सकते थे कचथीव आइलैंड में जाके। लेकिन कचथीव आइलैंड में 2009 के बाद में चीज़ें बिल्कुल ये बंद हो गया, क्योंकि वो होता क्या था, जब भी फिशरमैन वहाँ जाते थे, इसके बाद में जो गश्त थी, जो पेट्रोलिंग थी, वो बढ़ा दी गई 2009 के बाद में। और इसी टाइम में जो फिशरमैन का इश्यू बहुत ज़्यादा वो रेज़ होते हुए सामने आया। बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ, और इसी बीच में दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है, वो फिशिंग जो लोकल इश्यूज़ हैं, उसको लेके बिगड़ते हैं। बाकी सारे इश्यूज़ भी है, वो हम थोड़ा लास्ट में बात कर लें, लेकिन ये इश्यूज़ बड़ा हाइलाइटेड था 2009 के बाद से, क्योंकि जो एग्रीमेंट में साइन हुआ, जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एग्रीमेंट होता है ये इंटरनेशनल, इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि इंडियन फिशरमैन को अलाउड था कि यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं श्रीलंका जो है यहाँ पर फिशिंग करने के लिए अब मना कर दिया गया है, क्योंकि मना नहीं, बेसिकली वो कैप्चर कर लेते थे इंडियन फिशरमैन को। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकलता है, ख़ासकर इस दोनों कंट्री बीच में। और एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि अब इंदिरा गांधी क्यों यहाँ पर गिफ्ट की? तो ऐसा कोई मतलब क्लियर रीज़न नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे, अ, वो दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग था। और ये बॉन्डिंग कहीं न कहीं आगे उनके बेटे के टाइम में बिगड़ जाता है। आपको मालूम है कि जो तमिल माइनॉरिटी का इश्यूज़ होता है, लिट्टे ग्रुप एक्टिव होता है, तो उस समय ये बिगड़ जाता है। तो वो कभी किसी और टॉपिक में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने की आपको नीड है कि दोनों कंट्री के बीच में जब इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट जब गव ये थी, उस टाइम में एक प्लस पॉइंट ये भी था, एक कारण ये भी माना जाता है कि यूएन में कहीं न कहीं श्रीलंका के एक जो वोटिंग उसको भी गेन करना था, क्योंकि वो ये वही टाइम था जिस टाइम में 71 के आस-पास में आपको मालूम वॉर होता है। तो एक आस-पास का जो कंट्री है, जो भी कंट्री बचे हुए, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट था, दोनों टूटा हुआ था। तो हमारे पास में भूटान था, नेपाल था, ठीक है? चाइना का तो बात ही मत कीजिए। लेकिन इस टाइम में हमें जो पड़ोसी देश हैं, उनका एक साथ चाहिए होता। और उस वक़्त में जो म्यांमार जो कंट्री था, क्योंकि इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी उस टाइम में ऐसा था कि जो भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो वो जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वही कंट्री में बेसिकली इंडिया अपना जो रिलेशन है वो कैन इस्टेब्लिश करता। ये चीज़ें बाद में, अभी ये करंट में जाकर चीज़ें अपनी इंडिया अपनी आइडियोलॉजी चेंज करता है ना, लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये पूरा एक इशू बना हो रहता है, और ये एक रीज़न था। और आज अभी तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, ये डिमांड कर रहा है कि फिर से ये कच्छतीव जो आइलैंड, जो कि कहीं न कहीं तमिलनाडु का पार्ट था, हिस्सा था, इसे फिर से वो अपने इंडिया में, तमिलनाडु में शामिल करने का डिमांड से उठ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन बेसिकली अभी ये जो इश्यूज़ हैं, वो भी आगे अभी और बनता हुआ रहेगा। लेकिन ये एक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। आपकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए एक लोकेशन एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या लोकेशन है? कच्छील आइलैंड का लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है।
थोड़ा हम बात करें इसके अलावा भी, क्योंकि और भी क्या इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि कच्छ-थीव आइलैंड के अलावा भी जो फिशर डिस्प्यूट्स तो हम भूल चुके हैं, ठीक है? आइलैंड के रिगार्डिंग ये चीज़ें शुरुआत होती है। लेकिन एथनिक इश्यूज़ भी है, एथनिक इश्यूज़ क्या होता है? देखिए वहाँ पर जो तमिल हैं, तमिल वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में है। सिंघाला जो आपके जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपकी मेजॉरिटी में है। तो ये दोनों के बीच में एक एथनिक इश्यूज़ वहाँ पर एक सबसे बड़ा एक मेजर इश्यूज़ है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी बेसिकली एक सबसे बड़ा मुद्दा, और अभी एक्सटर्नल बोल सकते हैं चाइनीज़ डोमिनेंस। आपको मालूम है कि वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट की रिगार्डिंग बात हो, चाहे पोर्ट की बात करें, तो वहाँ पर चाइनीज़ डोमिनेंस देखा जाता है, और आपको मालूम है डे ट्रिप डिप्लोमेसी के ज़रिए श्रीलंका भी फँसा हुआ है। तो ये कुछ-कुछ इश्यूज़ हैं जो कि कहीं न कहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और ये एक मेजर इश्यूज़, जब आपको पॉइंट लिखना पड़े तो आप कुछ-कुछ इश्यूज़ को आप दिमाग में ही रखेंगे, ताकि आप चीज़ों को ऑन द स्पॉट आप रिकॉल कर सकें, ठीक है? और चलिए यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।